अब इंडियन ज्योग्राफी में अपने पास वो टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, उन सब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है। आज हम भारत में ऊर्जा संसाधन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना एनर्जी के मैं ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिना एनर्जी के आप इस क्लास को देख नहीं सकते, क्योंकि ना इंटरनेट चलेगा, ना आपका मोबाइल फोन चलेगा, या टैबलेट कंप्यूटर जो भी होगा वो सारी चीजें चलेगी ही नहीं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज ऊर्जा के बारे में। शुरुआत करते हैं। अब देखो, ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो आप ऐसे करो कि ऊर्जा को दो भागों में बांट दो। कितने भागों में बांट दो? दो भागों में बांट दो। एक तो परंपरागत और एक है आपका गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। ठीक है। नाम से ही समझो कि परंपरा से चले आ रहे, यानी कि दादा दादी के समय भी इस्तेमाल होते थे, आज भी हो रहे हैं। इनमें कोई बहुत बड़ी ऐसे या फिर कोई बहुत नई तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें कौन कौन आते हैं? इनके अंदर आते हैं आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोल बेड, मीथेन और सेल गैस आदि। ठीक है। अब ये जो है टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए नहीं, लेकिन इनके साथ कुछ समस्या है, जैसे कि ये वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा घातक है। ठीक है। बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे इनको जलाओगे तो आपको पता है धुआं वगैरह निकलेगा, धुआं के अंदर आपके बहुत सारी गैसें निकलेगी, जैसे सल्फर हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ये फिर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह बनाएगी, उससे आपके अम्लीय वर्षा और ये सब चीजें होगी। तो वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, है ना। सिर्फ जल विद्युत ऐसी चीज ऐसा है जो कि रिन्यूएबल है, बाकी सारे क्या है? अनवीकरणीय है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। ये वो है जो कि एकदम बच्चे हैं, जवान है आपकी तरह से। पिछले कुछ दशकों से ही इनका बड़े पैमाने पर इन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग शुरू हुआ है। ठीक है। तो इनके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना, आधुनिक तकनीक चाहिए। और इनको निकालने के लिए, इनके दोहन के लिए भी नई तकनीक चाहिए, है ना। ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है और पर्यावरण को बहुत कम क्षति पहुंचाती है और प्रदूषण की समस्या नहीं होती है ना। ये अक्षय होते हैं, मतलब ये इनको आप फिर से प्राप्त कर सकते हो, नवीकरणीय होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जो कि छोटी और बड़ी परियोजनाएं सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आगे चलें। आगे चलते हैं। अब भारत की जो स्थापित ऊर्जा है वो कितनी है? ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो आपकी स्थापित ऊर्जा, है ना, और एक आपकी कैपेसिटी। ठीक है। तो कैपेसिटी तो आप जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो वो आपकी कैपेसिटी है ना। आप जैसे 70 किलो वजन उठा सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आप 30 किलो वजन उठा के ले जा रहे हो, ये आपकी स्थापित क्षमता है। ठीक है। या फिर आप 70 पेज दिन में पढ़ सकते हो, लेकिन आप 30 पेज ही पढ़ रहे हो, तो ये तो आपकी कैपेसिटी है जिसका आप पूरा यूज नहीं कर रहे, आप 30 पेज ही पढ़ रहे हो। ठीक है। वैसे मैं बिलीव नहीं करता ये पेज वगैरह में, उन सब में। आप रिटेन कितना कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है, अपना इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वाला जो है, उसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अपने पास जो भी डेटा उस सर्वे के अंदर आया हुआ है, वो सारा सर्वे से यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है। तो आप बहुत आसानी से ये वाली चीजें याद रख के, यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी से डेटा का भी, तो आप यहाँ से बिना डरे टिक कर सकते हो, है ना। डेटा पुराना नहीं है, इससे ज्यादा नया अब जो सर्वे आएगा, जो कि 31 जनवरी के आसपास आएगा इंडिया का, तो उस दिन आपको वो अपडेट मिलेगी। उससे पहले इसमें कोई खास अपडेट होनी नहीं है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के पास बिजली बनाने की क्षमता है कितनी, है ना। तो कुल स्थापित क्षमता है 523.79 गीगावाट। ठीक है। तो ये जो 523.79 गीगावाट है, ये किस किस से आ रही है? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आ रही है वो आ रही है तापीय ऊर्जा, जो कि 269.45 गीगावाट है ना। तो भारत की आधे से ज्यादा,
ये देखो 250 का डबल 500 होता तो आधे से ज्यादा जो है वो कोयला, गैस और डीजल, है ना, कोयला, गैस और डीजल है, सिर्फ यही दे रहे हैं, जो तापीय ऊर्जा है वही, है ना। दूसरे नंबर पर आता है सौर ऊर्जा, जो कि लगभग 127 गीगावाट अपना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर और ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो पवन ऊर्जा लगभग 56, जल विद्युत ऊर्जा लगभग 51, जो बड़े वाले हैं, और छोटे वाले लगभग 5 गीगावाट, बायोमास 11.5 के लगभग, और परमाणु ऊर्जा लगभग 8.95 के लगभग, ठीक है। योगदान में यदि आपसे ऐसे क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा तापीय है, उसके बाद में सौर ऊर्जा है, उसके बाद में जल विद्युत है, और सबसे लास्ट में आता है आपका बायोमास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर सरकार कितनी ऊर्जा बना रही है, राज्य सरकार कितनी बना रही है, केंद्र सरकार कितनी बना रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना बना रहा है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा लगभग 51%, आधे से ज्यादा जो एनर्जी है हमारे प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, अडानी जैसे लोग, ठीक है। अच्छा, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो अपने केंद्र सरकार है वो तो कम बना रही है, लगभग 24%, और जो राज्य सरकारें हैं वो लगभग 25% ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब तक हमने पढ़ा है कि लगभग 523.79 गीगावाट हमारे पास स्थापित ऊर्जा की क्षमता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा है, और इसके अंदर निजी सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, उसका 51% शेयर है इसके उत्पादन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम तापीय ऊर्जा पर, ठीक है। जो तापीय ऊर्जा है, उस तापीय ऊर्जा के अंदर अपने पास सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर भी सबसे ज्यादा कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 222.02 गीगावाट, तो 22222 गीगावाट है, ठीक है। फिर आता है गैस आधारित जो कि लगभग 20 गीगावाट है, और डीजल आधारित जो कि 0.69 गीगावाट है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो तापीय ऊर्जा है वो बन कैसे रही है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो है वो किस तरह से काम करता है, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आप अपने घर पे कुकर रख देते हो, है ना, चूल्हे के ऊपर। अब वो चूल्हा आप जलाते हो, उस चूल्हे को जैसे आप जलाओगे तो क्या होगा, उस कुकर के अंदर भाप बनेगी, भाप बनेगी ना, वो भाप जो होगी वो क्या करेगी, उससे बाहर निकलेगी, है ना। ऐसे ही होता है इसके अंदर, कोल जो है उसको जलाया जा रहा है ना। कोल जलाओगे और ऊपर जो है आपने पानी रख दिया, है ना, ये बॉयलर लगा दिया, इसके अंदर पानी है ना, इधर से ये पानी जा रहा है, इधर से कोयले से इसको गर्म किया जाता है, बॉयलर का मतलब गर्म करने वाला, है ना। यहाँ से वो राख वगैरह और वो हो गया। अब यहाँ से बनेगी स्टीम, स्टीम जो है वो जाएगी टरबाइन के ऊपर, ठीक है। स्टीम बहुत तेज जाएगी ना, जैसे गर्म हो जाएगी तो भाप बहुत ज्यादा स्पीड से जाएगी, वो टरबाइन को घुमाने लग जाएगी इस तरह से। अब ये जो टरबाइन है वो जनरेटर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, जनरेटर से। जनरेटर से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और उसके थ्रू आप पहुंचा दोगे उसको पावर ग्रिड तक, ठीक है। अच्छा, बाकी ये कूलिंग टावर वगैरह लगा रहता है ताकि ये जो अपना पूरा सिस्टम है वो पूरा गर्म ना हो, ठीक है। गर्मी तो अपने को चाहिए, लेकिन फिर भी बाहर से वहां पे लोग वगैरह काम कर रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा ठंडा तो रखना पड़ेगा ना उस एरिया को, ठीक है। तो इस तरह से अपने बिजली का उत्पादन किया जाता है तापीय ऊर्जा से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कोल हो सकता है, यहाँ पे हम गैस से भी इसको गर्म कर सकते हैं, हम इससे डीजल से भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सारी ही चीजें यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपको कुछ चीजें याद रखनी है ना। 1920 के अंदर हैदराबाद में हुसैन सागर में सबसे पहला हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट जो है हैदराबाद में लगाया गया, जो भारत का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, ठीक है। फिर 1975 के अंदर एनटीपीसी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको कि आज हम एनटीपीसी लिमिटेड कहते हैं, जो तापीय ऊर्जा के व्यवस्थित विकास और प्रबंधन के लिए काम करती थी। आजकल ये अपने सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, इन सब के अंदर भी ये काम कर रहा है एनटीपीसी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो है अपने पास कि अपने पास कौन कौन से तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, कोयला आधारित जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब देखो, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ना। ये है कहाँ पर, ये है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कोयला आधारित है, सारे कोयला आधारित है, तो ये तो आप ध्यान रख सकते हो, तापीय ऊर्जा के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं प्लांट वो कोयला आधारित ही पढ़ रहे हैं। इसकी जो
कैपेसिटी है वो 4760 मेगावाट है। फिर मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि गुजरात में है, ये कैपेसिटी आपको सबकी ध्यान नहीं रखनी है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो अडानी का है और ये गुजरात के अंदर है। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर है। तिरोड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है महाराष्ट्र में है। ब्रह सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के अंदर है। रियंद सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा अपना जो तुलचर कणिया सुपर पावर प्लांट स्टेशन जो है वो ओडिशा के अंदर है। सिपत सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है। और चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम जो है तेलंगाना के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजें आपको याद कैसे होगी? मैंने तो ये पढ़ के सुना दिया, ये तो कोई भी कर सकता था, आप भी कर सकते थे। तो देखो, हम जैसे आगे हम खनिज पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कहाँ पे कोल माइनिंग ज्यादा होती है ना। तो अभी आप याद ये ध्यान रखो कि सबसे जो बड़े वाले हैं वो आपके एमपी ने पकड़ रखे हैं, पहले और तीसरे का विंध्याचल और सासन। दूसरे पे आता है मुंद्रा। दूसरे पे कौन आता है? मुंद्रा। उसके अलावा आपके पास, आप ऐसे तो कर नहीं सकते ना कि आपका जहाँ पे, यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र के अंदर कोयले का उत्पादन हो रहा है ना, और आपने पावर प्लांट लगा दिया है आपने पंजाब के अंदर, है ना। तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली काम हो जाएगा ना। पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन करो, फिर वहां जाके आप प्लांट लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मोस्टली जो है जहां पे कोयले का उत्पादन होता है वहां या उसके आसपास में ही होता है। ठीक है। यूपी के अंदर रियंद है, बिहार के अंदर ब्रह है ना। बाकी अपना तलचर जो है उड़ीसा में है। सिपत छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तेलंगाना में है। ठीक है। तो सारे सुपर पावर प्लांट है इनका। बस आपको पता होना चाहिए तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिपत कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना में है। ठीक है। तो ये लोकेशन कोई बड़ी चीज नहीं है आपको याद रखने के लिए, बहुत आसान है। आप वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। भारत का सबसे बड़ा जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो हमने देख लिया कि एमपी के अंदर है, विंध्याचल। भारत का सबसे बड़ा निजी, अपने मुंद्रा वाला, अडानी भाई साहब का। पहला जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट प्रोजेक्ट है वो गुजरात का मुंद्रा है। और भारत का सबसे बड़ा पिट हेड तापीय परियोजना सासन जो मध्य प्रदेश में है। देश की सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी है, जिसके पास 27 कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है और इसकी लगभग 54 गीगावाट अपनी कैपेसिटी है। ठीक है। ये बातें हमने कर ली जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत में जल विद्युत ऊर्जा। क्या देखेंगे? जल विद्युत ऊर्जा। अच्छा, जल विद्युत ऊर्जा का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर सा है जैसे कि आपका कोयले का है ना। इसके अंदर भी टरबाइन लगा होता है। टरबाइन घूमेगा, पानी से घूमेगा। वहां पे किसके घूम रहा था? भाप से घूम रहा था, है ना। जो अपना हीट थी उससे वो कन्वर्ट हो रहा था, है ना। अच्छा, तो पहले इसके इतिहास की बात करें तो 1897 में दार्जिलिंग के सिंदापोंग जल विद्युत प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जो देश की पहली लघु परियोजना थी। ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास 1902 में कर्नाटक की कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना की शुरुआत की गई। 1975 के अंदर जल विद्युत क्षेत्र के तीव्र और संगठित विकास के उद्देश्य से एनएचपीसी की स्थापना की गई, जो कि देश भर में परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का कार्य करता है। ठीक है। भारत के अंदर जल विद्युत संभावित जो क्षमता है वो मानी गई है 148.7 गीगा वाट। ठीक है। ये इतनी कैपेसिटी है। ठीक है। अच्छा, ये अभी जो है कितनी हो गई है अपने पास? लगभग 51 गीगावाट पहुंच चुकी है। यहाँ पे अपडेट करना मैं भूल गया, ये गलती से यहाँ पे पुराना डेटा लिख गया। ठीक है। अच्छा, फिर अपने भारत की जो विशाल जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? इधर जैसे कोई डैम है, डैम में पानी भरा हुआ है, इसके पास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी पीई है। ये यहाँ से ये पानी बहेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लगा दिया आपने टरबाइन। टरबाइन जो है वो घूमेगा। टरबाइन घूमेगा जो कि जुड़ा हुआ है किसे? जनरेटर से। अब जनरेटर देगा आपके इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आपके ग्रिड के अंदर चला जाएगा और आगे जो नदी है वो बहती रहेगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो है भारत का जल विद्युत परियोजनाओं के अंदर वो है कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का, है ना। उसके बाद दूसरा आता है टिहरी, जो है सबसे ऊंचा बांध है। हमने पढ़ा था भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है, गंगा नदी के पहले, है ना।
नाथपा जाखड़ी जो हिमाचल के अंदर सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, जो इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं जब नर्मदा नदी पढ़ रहे थे, है ना। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में अब जो बाकी जो परियोजनाएं हैं, है ना, उन सब की बात करते हैं। टिहरी उत्तराखंड के अंदर है, कोयना महाराष्ट्र के अंदर है, सरदार सरोवर गुजरात में, ये तीनों हम देख चुके हैं। नाथपा झाकड़ी हिमाचल में, ये भी हम देख चुके हैं। बागड़ा नागल हमने जब सतलज नदी पढ़ी थी तो देखा था। श्री सेलम हमने कृष्णा नदी पढ़ी थी तब देखा था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संयुक्त ये उपक्रम है। नर्मदा नदी पढ़ी थी तो हमने देखा था इंदिरा सागर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इंदिरा सागर, और उधर अभी हमने बात की है अपनी सरदार सरोवर जो कि गुजरात के अंदर, ये दोनों ही नर्मदा नदी पर है। सरावती सरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक के अंदर है। सतलुज के टाइम हम करचम वांगटू की बात नहीं की थी, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अपनी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्तमान के अंदर जो निर्माणाधीन जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो है अपने पास दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना अरुणाचल प्रदेश, ये 2880 मेगावाट की बनाई जा रही है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जिसको दिबांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। लोअर सुबनसरी, सुबनसरी जो है इसी की आपकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर 2000 मेगावाट की यहाँ पर जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। पकल दुल, रतले, किरू, कवार, ये सारी जम्मू कश्मीर की निर्माणाधीन अपनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो ये आप जितनी बार पढ़ोगे वैसे वैसे आपको याद होती जाएगी, और रिवीजन के टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें मैं मैप के ऊपर ड्रॉ करूं और फिर आपको याद करूं, तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं परमाणु की तरफ। तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके बारे में आपने काफी सुना होगा, है ना। तो 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, जो कि देश के ऐतिहासिक परमाणु कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई 1954 के अंदर, जो परमाणु अनुसंधान और विकास की प्रशासनिक मजबूती देने के लिए किया गया। 1987 के अंदर एनपीसीआईएल का गठन किया गया, जो कि आज भी क्या कर रहा है, ये जो अपने परमाणु ऊर्जा वाले जितने भी अपने हैं, उनको ये जो संयंत्र हैं उनको ये प्रबंधन मैनेजमेंट वगैरह का काम आज भी और कर रहा है, संचालन वगैरह सारी चीजें ये ही एनपीसीआईएल आज भी देख रहा है। अच्छा, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? सॉरी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। उनके दूरदर्शी और सक्षम नेतृत्व ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने आकार लिया और देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया, ठीक है। अच्छा, वर्तमान के अंदर कुल क्षमता कितनी है अपनी? 8.78 गीगावाट हो चुकी है आज के टाइम। अभी हमने जो पहला ही स्लाइड थी उसके अंदर ये चीजें देखी थी, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं कि अपने पास कौन कौन सी ये है। इसमें एग्जाम के अंदर आपसे परमाणु संयंत्र, उसकी लोकेशन और उसका जो सहयोगी देश है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, ये तो 1969 के अंदर भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह था जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। ये सबसे पहला था, इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो राजस्थान के अंदर राउतबाटा, जो कि कनाडा के सहयोग से लगाया गया 1973 के अंदर, इसकी 1180 मेगावाट है और कनाडा का सहयोग है, ठीक है। अच्छा जी, पहले में आपको क्या ध्यान रखना है? तारापुर महाराष्ट्र यूएसए, दूसरे में रावतबाटा राजस्थान कनाडा, ठीक है। तीसरा जो है कल्पक्कम तमिलनाडु, ये स्वदेशी है ना, उपकरण विदेशी लेकिन ये बनाया हमने खुद ने है। मद्रास संयंत्र विदेशी उपकरण प्रयोग करने वाली भारत की प्रथम परियोजना है, ठीक है। अच्छा, कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर है, रूस के सहायता से 2013 में शुरू हुई, क्षमता 2000 मेगावाट, ये सबसे बड़ी परियोजना रूस के सहयोग से संचालित हो रही है। फिर केगा है, वो कर्नाटक के अंदर है, ये स्वदेशी है, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित प्रमुख और सक्रिय विद्युत परियोजना है। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, स्वदेशी है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित उच्च सुरक्षा मानकों वाली स्वदेशी तकनीक है। काकरापार गुजरात के अंदर है, स्वदेशी है, तापी नदी के समीप सूरत के पास महत्वपूर्ण परियोजना है, हम ये तापी नदी पढ़ते टाइम पे बात करे थे। फिर जेतपुर है, ये
नवीन प्रस्तावित योजना है, इसके ऊपर काम चल रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंदर फ्रांस के सहयोग से ये बन रही है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी है जो कि निर्माणाधीन हो? ऐसा कुछ भी डेटा अपने पास है नहीं। आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा एक वैश्विक शक्ति। तो सौर ऊर्जा के ऊपर आज के टाइम बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अपने पास जो क्षमता है वो है 748 गीगावाट। हमने स्थापित कर ली 126.90 गीगावाट। हम दुनिया के अंदर तीसरे सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं। ठीक है। अच्छा, राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी अपने पास राजस्थान और गुजरात के अंदर है। ठीक है। और भौगोलिक दृष्टि से भारत की संपूर्ण भूमि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर सौर ऊर्जा आपतित होती है, जो कि देश के लिए एक अत्यंत विशाल और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है। तो वैश्विक ऊर्जा के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहले है चीन है, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पर हम हैं, चौथे पे जर्मनी है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। अब भारत के अंदर बहुत सारे सौर ऊर्जा पार्क है। अपना सबसे बड़ा है बड़ला सौर पार्क, जो कि राजस्थान के अंदर है 2245 मेगावाट का। ये देश का सबसे प्रमुख और विशालतम संयंत्रों में से एक है। पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक के अंदर है, 2000 मेगावाट का है। कुंडल सोलर पार्क आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये काम कर रहा है। ये पारेषण ग्रिड की स्थिर बिजली आपूर्ति के अंदर सक्षम है। रेवा मध्य प्रदेश के अंदर है। कमुथी तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। अच्छा, भारत में स्थापित ये विशाल सौर पार्क न केवल देश की, ये वाली चीजें आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ डालूंगा उसमें से। अच्छा, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि आपके जैसे कोई नदी है, उस नदी के ऊपर आप लगा देते हो सौर ऊर्जा प्लेटें। ठीक है। तो उससे आपकी बिजली बनती रहती है। इससे क्या होता है कि आपकी भूमि है उसकी बचत होती है और जल निकाय का संधारणीय उपयोग हो जाता है। ठीक है। तो इसके तहत है एक तो रामागुंडम प्रोजेक्ट तेलंगाना है ना। ये एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता का पूर्ण महत्वपूर्ण फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट निर्माण किया गया है। एक कयमकुलम, ये केरल के अंदर है, 101 मेगावाट का। ठीक है। और इसका पर्यावरण को बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि यहाँ से एवोपरेशन कम होगा, क्योंकि ऊपर ये रहेगा, है ना। और उसके ठंडे प्रभाव के कारण बिजली उत्पादन की दक्षता भी बढ़ती जाती है। ठीक है, नीचे से ठंडा होता रहेगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पहले प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा क्षमता भारत के अंदर किस तरह से है और कहाँ कितनी इंस्टॉल है, वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, पवन ऊर्जा के अंदर क्या होता है? ये टरबाइन होते हैं, फिर ये घूमेंगे, हवा से घूमेंगे तो नीचे जनरेटर, जनरेटर आपके बना देगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब ये जो है अलग अलग हाइट पर जो हवा की स्पीड है वो अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे 100 मीटर पर कुछ और कैपेसिटी होगी, 120 मीटर की हाइट पर कुछ और होगी, 150 मीटर की हाइट पर कैपेसिटी जो है वो अलग होगी। ठीक है। तो ऐसे 100 मीटर की ऊंचाई पर 302 गीगावाट क्षमता अपने पास है। 120 मीटर की ऊंचाई पर 695 गीगावाट हमारी क्षमता है। और 150 मीटर पर 1164 गीगावाट क्षमता है। ऐसे में देश के अंदर पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो आज के टाइम 56.14 गीगावाट हो चुकी है, जो कि वैश्विक उत्पादन में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर आ जाता है। वहीं सौर ऊर्जा में हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अब तटीय क्षेत्र में संभावित क्षमता 127 गीगावाट आकी गई है। सरकार ने 2030 तक 30 गीगावाट अब तटीय क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अब जो है भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी है 284 गीगावाट। हमने जैसलमेर के अंदर जो विंड पार्क बना रखा है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा संयंत्र है। बाकी राजस्थान के अंदर बहुत सारे संयंत्र हैं, वो राजस्थान ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। लेकिन गुजरात के अंदर दूसरा नंबर आता है विंड एनर्जी का, जो कैपेसिटी है वो 180 गीगावाट है। तटीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों के अनुकूल वायु प्रवाह के कारण यहाँ पर जो है अच्छी आपके पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की स्थिति बनती है। तमिलनाडु के अंदर अग्रणी उत्पादन क्षमता है। वही मुपद्दल जो है वहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है तमिलनाडु के अंदर। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जो है ब्राह्मणवेल, ढलगांव, वन वनकुसवाड़े संयंत्र है, जो कि पवन ऊर्जा संयंत्र है।
ठीक है। अच्छा, पवन ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति हम किस जगह पर ज्यादा अच्छे रखते हैं? जहां पर बहुत अच्छे से हवा लग रही हो, जहां पर आप और जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते, जैसे तटीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, वहां पर लगातार और अनुकूल हवा चलती रहती है ना, तो आपको वहां से एनर्जी मिलती रहेगी। अच्छा, पवन ऊर्जा के अंदर राजस्थान टॉप पर है ना, गुजरात सेकंड नंबर पर है। महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य भी पवन पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बायोमास के अंदर क्या है? बायोमास वाला जो है, अपने पास संभावित क्षमता जो है 42 गीगावाट है, उसमें से हमने 11.5 गीगावाट हमने इंस्टॉल कर लिया है। जो कृषि के अवशेष है वहां से हम 28 गीगावाट के लगभग हम उत्पादन कर सकते हैं। चीनी मिलों से हम 14 गीगावाट उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी है, उसमें से अपना ये स्थापित कर लिया है। 28 और 14 मिलके 42 होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका है बायोमास एनर्जी के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य। हमारा 2022 तक जो टारगेट था वो था 175 गीगावाट। ठीक है। उसके अंदर सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट था, रूफटॉप और फोल्टोवोल्टिक जो 60 गीगावाट रखा था हमने, पवन ऊर्जा का 60 रखा था, बायो पावर का 10 रखा था और लघु जल विद्युत का 5 गीगावाट रखा था। लगभग हमने सारे जो है अचीव कर लिए हैं। एक पवन ऊर्जा के अंदर हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, बाकी सारे हमने अचीव कर लिए हैं। अच्छा, अब जो नया जो अपना लक्ष्य है वो है, जो अपनी नवीकरणीय ऊर्जा है वो 500 गीगावाट तक हम 2030 तक लेके जा सकें। ठीक है। तो वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की गति के देने के लिए लक्ष्य को विस्तारित किया है। जलवायु प्रतिबद्धता, वैश्विक स्तर पर कार्बन तीव्रता में कमी लाना, और 2070 तक हम जो नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है। स्वच्छ संक्रमण, देश की नेट जीरो उत्सर्जन मार्ग की ओर अग्रसर करना, जो कि हमारा 2070 तक का टारगेट है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम भारत में भूतापीय ऊर्जा संसाधन, जो जियोथर्मल एनर्जी है इंडिया के अंदर। ठीक है। ये जो अंदर है अपने पास, आपको पता है धरती के अंदर मैग्मा है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट है ना, तो उस हीट से हम क्या है, जैसे अगर बिजली उत्पादित कर सके, है ना, एनर्जी अपन ले सके, तो वो है अपनी भूतापीय ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर अपना जो आता है, लद्दाख के अंदर पुगा घाटी, जो ओएनजीसी का प्रथम प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित है, और चुमथांग क्षेत्र है वहां पे भी है। छत्तीसगढ़ का तातापानी है, गर्म पानी के स्रोत और भूतापीय क्षमता हेतु प्रसिद्ध है। हिमाचल का मणिकर्ण, पार्वती नदी किनारे अत्यंत समृद्ध स्थल है। ठीक है। हिमाचल जहां पर बर्फ पड़ी रहती है, वहां पर ये मणिकर्ण एक ऐसी जगह है जहां पर पानी गर्म आता है, तो वो किस वजह से आ रहा है? ये जियोथर्मल रिजर्वायर की वजह से आ रहा है। झारखंड का जो सूरज कुंड है, वो भी उच्च तापीय प्रवणता युक्त गर्म जल का एक स्रोत है। इसके अलावा उत्तराखंड का तपोवन क्षेत्र जोशीमठ के पास में है, हरियाणा का सोना जो सल्फर युक्त गर्म चश्मा, गुजरात का कैम्बे बेसिन, बिहार का राजगीर क्षेत्र और तेलंगाना का खम्मम गोदावरी बेसिन। ठीक है। इसके बाद में जो सेल गैस है, और जो सेल गैस के भारत के प्रमुख बेसिन है वो कौन कौन से हैं? सेल गैस मतलब जो प्राकृतिक गैस का एक रूप जो कि अवसादी चट्टानों के बीच में फंसी हुई है। ठीक है, ये सेल गैस है जो कि अपनी जो अवसादी चट्टानें हैं उनके बीच के अंदर ये फंसी हुई है। भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सेल गैस के भंडारों की खोज और मानचित्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 6 अनुमानित सेल गैस बेसिन है। एक तो जैसे खंबात की खाड़ी हो गया, है ना, अपने जो गुजरात के निकट है, फिर इंडो गंगा बेसिन हो गया, फिर कावेरी बेसिन हो गया, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, गोंडवाना बेसिन हो गया और असम अराकन बेसिन हो गया। ठीक है। इन बेसिनों का सफल दोहन भारत की आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर देश की गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक है। फिर आती है अपनी टिडल एनर्जी, जो ज्वारीय ऊर्जा है, समुद्र के ज्वार भाटे से उत्पन्न गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और भारत में इसकी क्षमता। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, भारत की विशाल तटरेखा जो कि 1500 किलोमीटर लंबी है अपनी तटरेखा, तो उसके लिए गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में, तमिलनाडु में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरवन, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जवारी ऊर्जा हम यहाँ से बना सके। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 12.5 गीगावाट नापी गई है ना। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। अच्छा, तो भारत का ऊर्जा संक्रमण,
ठीक है। तो ये वाली जो है अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी है। वही जो स्टार्ट वाली जो टेबल थी अपनी, वहीं पर वापस पहुंच जाते हैं कि अपने पास कितनी कैपेसिटी है। आज के टाइम पे स्थापित है 523.79, तापीय उसके अंदर सबसे ज्यादा है 269.45, और सौर ऊर्जा है वो 126.90 गीगावाट। ठीक है। पवन ऊर्जा की 56 गीगावाट है। जल विद्युत जो बड़ी वाली परियोजनाएं हैं वो 51.07 गीगावाट है। बायोमास लगभग 11.5, परमाणु ऊर्जा लगभग 9 गीगावाट से थोड़ा सा कम, और जल विद्युत ऊर्जा जो कि 5 गीगावाट। ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास 24%, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 25% के लगभग उत्पादित कर रही है ऊर्जा। आज की क्लास आपको लेट मिल रही होगी, कुछ टेक्निकल रीजंस हो गए थे। आधे घंटे के अंदर हमने ये चैप्टर किया है। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार में यदि आपको नहीं याद होता है, देखो ये डेटा है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें जोड़ तोड़ सकता हूं और आपको समझा सकता हूं, इसके अंदर क्या ही कर सकता हूं। ट्रिक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैथ के अंदर कोई ट्रिक होती नहीं है। मैथ मतलब नंबर, नंबर जहाँ पे आ रहा है आप उसको बोल ही सकते हो थोड़ी सी मैथ। तो नंबर जो है उसके लिए आप क्या ही कर लोगे, इतने सारे नंबर होते हैं, इतना सारा डेटा होता है। इकोनॉमिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, और आगे जितनी भी ज्योग्राफी भी अपनी आने वाली है उसके अंदर नंबर बहुत ज्यादा आएगा। ट्रिक्स बनाओगे तो उसके अंदर आप फंसोगे। आप बार बार इनको देखो, चंकिंग मेथड होता है ना, बार बार जब आप एक ही चीज को देखते हो, आप जैसे आपके मोबाइल नंबर है उसको बार बार देखते हो तो आपको वो याद हो जाते हैं 10 डिजिट के भी। तो ये तो फिर भी 3 3 5 5 डिजिट के ही नंबर हैं जो कि आपको याद करने हैं। आपको 523 याद करना है, 270 याद करना है, 127 याद करना है, 57 याद करना है, 51 याद करना है, 11 याद करना है, 9 याद करना है, 5 याद करना है, तो वो अपने आप चीजें हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर 51% जो है इसकी हिस्सेदारी है ऑप्शन के अंदर। इतना नजदीक तो आप पहुंच ही सकते हो फिर। और जितनी बार देखोगे तो आप ये जो पॉइंट के पास वाला डिजिट है वहां तक भी आप पहुंच पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टेड टू Aksam Academy for more lectures like these.